सुबह के 8 बज रहे थे। सीमा को आज वैसे भी ऑफिस जाने में काफ़ी देरी हो चुकी थी। जैसे तैसे तैयार होकर और अपना टिफ़िन बहू के हाथ से लेती हुई वह जैसे ही बाहर जाने को हुई, वैसे ही कोई ज़ोर ज़ोर से डोरबेल बजाने लगा। अरे, इतनी सुबह सुबह किसे चैन नहीं है। जैसे ही सीमा आगे बढ़ने को हुई, वैसे ही बहू ने टोक दिया, रुकिए मम्मी जी, आप रुकिए, मैं दिखती हूँ। बहू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने बेटा अजय खड़ा था। अजय घर में घुसते ही चिल्लाकर कहने लगा, अम्मा, पिताजी ख़त्म हो गए। सीमा ने सुना, पर बात को अनसुना कर वे अपना काम करती रहीं। लेकिन पति के मरने की खबर से एक क्षण को मन में कुछ जरूर हुआ था, किंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आप सुन रही हैं ना? यह कहकर अजय ने माँ का कंधा पकड़ उन्हें झकझोरा, तो सीमा उसे एकटक निहारती रही, मानो पूछ रही हो, तो क्यों झकझोर झकझोर कर यह कह रहा है। छोटा बेटा भी तब तक वहाँ आ गया था और क्रोध से माँ को घूरने लगा, मानो वे उसकी अपराधिनी हूँ। पिता कल रात को गुजर गए हैं और आप यह सुनकर भी ऑफिस जाने की तैयारी में हैं। सीमा चुपचाप फाइलें उठाकर बैग में सहेजने लगी। उनका दिल सुन्न था, ना उस पे स्पंदन, ना संवेदन की कोई लहर थी। उनका हृदय मरुस्थल सा बन चुका था। बेटे ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, रो, चिल्लाओ, छाती पीटो, माथा पटको, अपने अनाथ होने की दुहाई दो। इस पर भी अम्मा की कोई प्रतिक्रिया ना देखकर छोटे बेटे विजय ने पूछा, अम्मा, तुम ऑफिस जा रही हो? सीमा अपना पर्स और बैग उठाकर घर से निकल गई। बसों की भीड़ भाड़ में भी सीमा का मन शांत रहा। ऑफिस में भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया और रोज की तरह अपना काम करती रहीं। सीमा के ऑफिस चले जाने से उनकी दोनों भाभियां मन ही मन काफ़ी नाराज थीं। बड़ी भाभी मंजू तड़प उठी और उसने देवरानी अथीरा को खूब भड़काया। एक बजते बजते ऑफिस में मंजू भाभी ने फ़ोन कर बता दिया कि सीमा के पति की रात को मौत हो गई है। तुम्हारे पति का कल देहांत हो गया और तुम ऑफिस आ गई, मैनेजर ने कहा। सीमा के इस व्यवहार से ऑफिस के लोगों को समझ में आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ऑफिस में दबी जबान से चर्चा होने लगी। सीमा को ऑफिस का वातावरण अजनबी सा लगने लगा तो वे घर आ गई। घर में आस पड़ोस के लोग जमा थे। उनकी भाभियाँ और बहुएं उनके व्यवहार को लेकर चर्चा कर रही थी। घर का दृश्य देख सीमा को समझती देर न लगी कि मंजू भाभी किस बात को लेकर इतना फसाद खड़ा कर रही हैं। सीमा को देखते ही बेटा अजय पास आकर बोला, अम्मा, हम सब जा रहे हैं, तुम चलोगी? तुम सबका मरने वाले के साथ कौन सा रिश्ता है जो मेरी जीवन यातनाओं से भरते जा रहे हो? आज तक तुमने अपने बाप की शक्ल देखी? आज 35 साल के बाद सब चेत रहे हैं, जिससे मेरा नाता तुम सब ने मिलकर तुड़वा दिया था। आज मेरे सूखे जख्म को क्यों छीलकर हरे कर रहे हो? नहीं सीमा, बड़े भाई ने समझाते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी ससुराल से यह खबर आई है। अगर खबर ना आई होती तो बात दूसरी थी। आखिर है तो वह तुम्हारे दोनों बेटों का पिता। छोटे भाई ने जोड़ा। दोनों बहुएं यह नहीं जानती थी कि बाहर का कोई बात बनाए, इसीलिए कहा, देखो अम्मा, अब पिताजी जीवित नहीं हैं। मरते समय उन्होंने अपने भाई से अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की बात कही भी होगी तो हमें क्या पता। माँ, अगर आप जाएंगी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि मेरी पत्नी ने मुझे माफ़ कर दिया, मेरा अंतिम संस्कार भी किया। आपकी आने वाली पीढ़ी यानी पोते पोतियों के सुखमय जीवन के लिए आपका चलना जरूरी है। आप सब जाइए और दुनियादारी निभाइए। सीमा ने कहा, मैं ना दुनियादारी निभाऊंगी और ना आपकी बातों में आऊंगी। यह सुनने के बाद बड़ी भाभी मंजू ने सिर धुनना शुरू किया और ज़ोर ज़ोर से सीमा को ताने देने लगी। दूसरी भाभी भी बड़ी के मुताबिक छाती पीटने लगी। घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। दोनों भाइयों के जोर देने पर अनमनी सी सीमा उठी और बोली, आपको मेरा जीवन नरक में ढकेल कर खुशी होती है तो चलो। इतना कह वे चप्पल पहनकर बाहर आ गईं।
35 साल पहले जिस घर को छोड़कर सीमा गई थी, उस घर में पति की लाश जमीन पर पड़ी थी। शराब पी पी कर उनका शरीर बड़ा भद्दा और स्याह पड़ चुका था। उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। सीमा ने एक नज़र लाश पर डाली और मन घृणा से भर गया था। इतना ऊंचा पद और पैसा होते हुए भी कुत्ते की मौत। इस पियक्कड़ को क्या पता था कि सारा पैसा छोटा भाई खा गया था। सीमा का मन भर आया, वे बाहर आ गई। क्रियाक्रम, दाह संस्कार, रीति नीति नहीं निभाओगी भाभी? सीमा के देवर ने पूछा। आज तक तुमने किया है, आगे भी तुम ही करो। इतना कहकर खामोश हो गई। उनके मन में पति के मरने का तनिक भी अफसोस ना था। रिश्तेदारों ने उनको बिठाकर सिर पर पानी डाला, पहनने को साधारण सी साड़ी दी और विधवा को लगाने वाली भभूत लगाई। दाह संस्कार करते समय पोते पोती मृतक आलोक के इर्द गिर्द खड़े कर दिए गए। दाह संस्कार कर शाम 7 बजे सब घर आ गए थे। बड़े बेटे ने बताया कि दाह संस्कार का सारा इंतज़ाम अम्मा को ही करना है। सीमा हैरान हो उठी। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इस आदमी को नहीं जानती। जब मेरे ऑफिस के पीछे रहते हुए भी यह कभी मुझसे मिलने नहीं आया, न कभी पता लगाया कि बच्चे कैसे हैं, कितने बड़े हो गए हैं, क्या कर रहे हैं। आज मेरे दोनों बच्चे काबिल और बेहतर जीवन जी रहे हैं तो अपने बाप के कारण नहीं, बल्कि मेरे कारण, क्योंकि मैं खुद रात दिन मेहनत करती रही। किसी ने मुझे मदद की। पर अम्मा, विजय ने टोका। तू चुप कर, सीमा चीखी। तो क्या उसकी तरफदारी कर रहा है? तूने तो अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखी है। आज ही देखी है ना? फिर कौन सा पिता और कौन सा चाचा? मर गया तो क्रियाक्रम हमें करना है और जिंदा था तो सब उसका था। सीमा ने भाभीयों के तेवर देखे तो समझ गई कि यह बदला लेना चाहती है। अतः एकाएक चिल्लाई, तुम मुझे विधवा दिखना चाहती हो ना? ठीक है, आज से तुम सब अपने मन की करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। 13वीं तक प्रतिदिन पाँव फटने से पहले ससुराल के रिश्ते नाते वाले सीमा पर पानी डालते। उनका हर दिन अलग अलग फूलों से श्रृंगार करते, किंतु पहनने को 2 साड़ियाँ ही देते। किसी चीज़ को छूना उनके लिए मना था। 12वें दिन मुंह अंधेरे ही उठकर गले का मंगलसूत्र दूध में डलवा दिया गया और मुंह छिपाकर घर के एक कोने में बिठा दिया गया। 13वीं के बाद मंगलसूत्र तिरुपति की हुंडी में डालने के लिए परिवार एक साथ जाना चाहता था, पर दूरदर्शी बड़े भाई ने समझदारी से काम किया। वे अपने छोटी बहन के दिल का हाल जानते थे। वे सीमा को और टूटते नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसी तारीख निश्चित की जिसमें काम भी हो जाए और आने वाले नए साल की सुखदाई सुबह भी हो जाए। सीमा पिछले 35 साल के जीवन में जाने कैसे कैसे कटीले रास्तों को पार कर चुकी थी। उन्होंने कमरे में झांका तो सारा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। खिड़की खोलकर बाहर देखा तो सड़क पर उनके जीवन की भांति सन्नाटा छाया था। हाँ, भाभीयों के चेहरे संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। हवा तेज चल रही थी। खिड़की के पट जोर जोर से हिलने लगे। उन्हें अंदर तक किसी अज्ञात भय ने घेर लिया। उन्होंने झट उठकर खिड़की बंद कर दी। मन में उठ रहा शोर बढ़ता ही जा रहा था। खिड़की की आवाज़ मानो मरे पति की हो, जो मुंह चिढ़ाकर कह रही हो, क्यों घर छोड़कर भाग गई थी ना, आज मेरी विधवा बनी हो। और इसके साथ ही अतीत के वे दिन सीमा की आंखों के सामने साकार होने लगे। मंजू भाभी की जिद के चलते ही माता पिता ने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, क्योंकि आलोक भाभी का चचेरा भाई था और सीमा की सुंदरता पर मुग्ध था। उसने मंजू भाभी को उपहार में साड़ियाँ गहने देकर पटा लिया था। आलोक पुलिस विभाग में कर्मचारी था। आस पड़ोस वालों ने तारीफ करते हुए कहा था, सीमा ने क्या तकदीर पाई है। लड़का अच्छी नौकरी के साथ साथ हष्ट पुष्ट व रूपवान भी है। भाभी की माँ ने कहा था, उपहारों से घर भर जाएगा और आलोक तो एक काबिल पुलिस वाला है। शादी के बाद सीमा की घर गृहस्थी खूब जमी। सास ज़्यादा ना बोलती, मशीन की तरह घर का सारा काम करती रहती। सीमा भी उनका पूरा हाथ बटाती। अजय 2 साल का था और विजय
2 माह का था। एक दिन सास ने कहा, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, अच्छी तरह से तैयार हो जाना। और उनकी आज्ञा अनुसार वह तैयार हो गई थी। घर में जो मेहमान के नाम पर आए वे सारे के सारे अय्याश थे। देर रात तक खाते पीते रहे। उस दिन से यह हर रोज का नियम बन गया। आए दिन शराब की बोतलें, सोडा, नॉनवेज आदि लाई जाती और माँ बनाया करती। जब वे आती उस समय आलोक ड्यूटी पर होते। सीमा जब भी इस बारे में पति से कुछ कहना चाहती तो वो बिना कुछ सुने उठकर चल पड़ती। एक दिन सास ने जब कहा, सीमा उसके साथ पिक्चर जाकर देखा, तो वह भौचक्की हो सास की तरफ देखती रह गई। मुझे पिक्चर देखना पसंद नहीं है माँ, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। यह कह सीमा सास की बात टाल गई। 2 दिन बाद आलोक ड्यूटी से घर आए तो माँ की बातें सुनकर झुंझला उठे। तुमने इसे समझाया नहीं कि इसे पिक्चर जाना चाहिए था? क्या वे इसे खा जाते? पति के मुंह से यह सुनकर सीमा को काठ मार गया। उस रात इसी बात को लेकर पति पत्नी दोनों में खूब बहस छिड़ी। बात मारपीट पर उतर आई थी। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस विभाग में काम करने वाला उसका पति उसे गलत काम करने को क्यों कह रहा है। पत्नी को दासी समझने वाला आलोक आदेशात्मक स्वर में बात करता रहा। 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, परंतु जीवन में पति का फायदा कैसे करना है यह पता नहीं। बालू को पकड़कर कहा था, ए सुन, जो माँ कहती है वैसा कर। मुझे यह नौकरी ही नहीं अपने परिवार को भी बचा कर रखना है, तो ईमानदारी से काम कीजिए। क्या मुझे पाठ पढ़ाती है पुलिस वाले को? सीमा पति की ओर देखती ही रह गई। ऐसे क्या देख रही है? कहते कहते उसका सिर दीवार पर दे मारा था। बहुत चोट लगी थी, सिर से खून बहने लगा था। उस दिन से दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा और दूरियां भी। हर रोज जलसे मनाए जाते। सीमा किचन में खड़ी खड़ी सिर्फ तरह तरह के व्यंजन ही बनाती रहती। धीरे धीरे सीमा की सहन शक्ति जवाब देने लगी। मेहमानों की सेवा में लगी सीमा जब भी बच्चा रोता तो वह उन्हें छोड़कर बच्चे को उठा लेती, दूध पिलाती। एक दिन कमरे से बाहर आने में देर होती देख पति खूब झल्लाया और विजय और अजय को उठाकर घर के बाहर पटक दिया। सीमा तब पहली बार बिफरी थी। आप बच्चों को इस तरह क्यों पटक रहे हैं? घड़ी देखी है, 11:15 बज रहे हैं। मैं अब कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। और दोनों बच्चों को लेकर वह अंदर आ गई थी। कमरा बंद कर लिया। उस दिन जीवन में जो तूफान आया उसने जीवन की धारा ही बदल दी। बंद कमरे में सीमा यही सोचती रही कि मायके जाकर क्या कहेगी। अय्यास लोग कब किसको क्या कह दें पता थोड़े ही चलता है। दहेज में कम नहीं लाई। फिर ऐसी हरकत क्यों? सीमा घृणा क्रोध से भर उठी। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता उसे घुटन होने लगी। अगर घर में पैसे चाहिए तो वह कमा कर लाएगी, ट्यूशनों से कमाएगी, किंतु अपने चरित्र में दाग नहीं लगने देगी। विजय के 2 साल पूरे होते ही उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। नौकरी पब्लिक लाइब्रेरी में मिल गई थी, वह भी पूरे 20,000 रुपये की। इसे सुनकर सास सबसे ज़्यादा खुश हुई थी। पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। अब छोटी छोटी बात भी घर में उठने लगी। एक दिन सीमा पुस्तकालय से बाहर निकली तो लाइब्रेरी के एक कर्मचारी को उसने समझाया कि चाबी कहाँ जमा करनी है। पति ने यह देखा तो वह आग बबूला हो उठा। सीमा, किसी पराये मर्द के साथ बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने तब पति को बहुत समझाया कि वह कर्मचारी है और लाइब्रेरियन होने के नाते उसे समझाना होता है। उस दिन आलोक ने उसे मारा और खिन्न होकर वह दोनों बच्चों को लेकर मायके आ गई। पिता को जब पता चला तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। दोनों भाइयों ने उसे ससुराल नहीं जाने दिया। सीमा ने भाइयों को समझाया था कि जाकर पता तो लगाओ कि सच्चाई क्या है, किंतु किसी ने कुछ नहीं सुना। रिश्ता तोड़ दिया गया। सीमा की सास मरने से 1 साल पहले चोरी से उससे मिलने आई थी। उसके जेवर लौटाते हुए उन्होंने कहा था, तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ। औरतों को हमेशा भोगने की चीज़ ही समझा जाता है। हमारी बिरादरी की औरतों ने ऐसा ही जीवन जिया है। उनकी दुनिया को बड़ी चतुराई से घर की 4 दीवारी में सीमित रखने की साजिश
पुरुषों द्वारा आज भी रची जा रही है और आज भी वे शोषण की शिकार हैं। वे थोड़ी देर को रुकी, फिर कहने लगी, अनुशासन, हया, तमीज सब औरतों के ही आभूषण हैं। पुरुष कितना भी अनैतिक और अशोभनीय आचरण करे, उसके चरित्र पर कभी कलंक नहीं लगाया जाता, जैसे कि वह सामाजिक अनुशासन के परे है। समाज के सभी स्तरों पर औरतों के ऊपर अकथनीय उत्पीड़न होता है। फिर उन्होंने बातों का रुख बदला। तूने अजय को वकील बना दिया, यह तेरी हिम्मत की बात है। भाइयों से कभी पैसे की मदद नहीं मांगी। बेटे की शादी भी वकालत पास लड़की से की, यह और खुशी की बात थी। छोटे बेटे को लाइब्रेरियन बना दिया और उसकी शादी भी बड़े धूमधाम से की, यह भी शान की बात है। छोटी बहू को काम पर लगवा दिया। आज की महंगाई के चलते सब काम अच्छी तरह निपटा दिया। मैं तुम्हें आज प्रणाम करती हूँ। ये गहने ले। नहीं अम्मा, सीमा बोली, आपने मेरी हर बात को समझा और मुझसे मिलने आई, यही मेरे लिए काफ़ी है। ये गहने आप ही रखिए, कभी आड़े वक्त आपके काम आएंगे। फिर थोड़ा रुक कर आगे बोली, क्या एक सवाल आपसे कर सकती हूँ? हाँ। उन्हें शायद अंदेशा हो गया था। माँ होकर भी आपने घर में ऐसा वातावरण क्यों बनने दिया था? वे काफ़ी देर तक गंभीर बनी रहीं, फिर बोली, तुझे यह पता है ना कि हमारे यहाँ ज़्यादातर पुरुष ऐसे ही होते हैं। पुलिसकर्मी होकर भी तेरे दादा व नाना सब बढ़ावा देते रहे और अपना फ़ायदा समझकर खुलेआम इस अनैतिकता को करते रहे। कहकर वह चुप हो गईं। अब तो सब कुछ बदल चुका है, समाज में बहुत बदलाव आ गया है अम्मा। मैंने मन पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर जीवन से समझौता कर लिया था, किंतु तूने बहादुरी से काम किया, क्योंकि तू पढ़ी लिखी थी। जीवन साहस का नाम है। अम्मा, सीमा बोली, अगर आप साहस करती तो आज ना आपके पुत्र की दुर्दशा होती, ना मेरी गृहस्थी टूटती। अब मैं उसे अपना पति नहीं मानती। उसके मरने पर भी मैं किसी प्रकार का शोक नहीं मनाऊंगी। ठीक है, अम्मा ने कहा था। इसी के साथ अब सीमा उठकर बैठ गई। घड़ी पर नज़र डाली तो 4 बजने वाले थे। अब उसका मन बेचैन नहीं था। मन ही मन विचार उत्पन्न हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष के प्रश्न वाला प्रसंग मन में उठा। यक्ष के इस प्रश्न पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हम में से प्रत्येक को इस बात की जानकारी है कि जब हम पैदा हुए हैं तो एक दिन मरना भी पड़ेगा। फिर भी यही माने बैठे हैं कि हम सदा के लिए जिंदा रहेंगे। आज पति नाम का जीव शरीर छोड़कर चला गया तो कल मुझे भी जाना ही होगा। इस तथ्य से मुक्त होने में मानव तब तक अक्षम है जब तक कि वह अपनी सोच अथवा मानसिक स्तर को धर्ममुखी ना बनाए। जीवन भी एक ऐसा ही सत्य है और मृत्यु भी, जिसका सामना हम सभी को कभी ना कभी करना ही होगा। इस दुनिया में पैदा हुई हर चीज़ का अंत है। जीवन हर क्षण में हमें मृत्यु के करीब ला रहा है। हम बूढ़े होना नहीं चाहते, किंतु होते जाते हैं। हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, किंतु यह तो हमारा नहीं है। मुझे अब क्या करना चाहिए? विचार पलटा। हमारा इस धरा पर आवागमन चलता रहेगा। हर दिन सूर्य निकलता है तो डूबता भी है। बड़ी बात तो यह है कि हर वक्त नया बनकर निकलता है। प्रकृति का यह नियम कब कौन बदल सका है? इसलिए मुझे भी हर दिन नए सूर्य की तरह जीना चाहिए। उस आने वाले नव वर्ष से प्रेरणा मिलने लगे। हर साल एक नया साल के रूप में आता है। मैंने अपने हिस्से की तमाम जिम्मेदारियां निभा दी हैं। मैं आज तक अनजान रही, आज से और ज़्यादा काम करूंगी। क्या ज़रूरत है बीती ज़िंदगी की गलतियों पर विचार कर कोसना? मेरी जो बची ज़िंदगी है उसे और ऊर्जावान बनाकर कुछ अपने बच्चों, कुछ खुद के लिए और कुछ इस धरा के लिए कर पाऊँ, यही तो नियति है। मंदिर के घंटे ने 4 बजाए। सीमा ने तमाम मलिनता को परे फेंक दिया। कमरे में देखा तो सारा परिवार उसी तरह थका मांदा सोया था। उसने केसरी बॉर्डर वाली साड़ी निकाली, नहा धोकर तैयार हुई, कुमकुम लगाई और साथ ही एक पत्र लिखा। मेरे बच्चों, मैं बस स्टैंड के बाहर की सीढ़ियों पर बैठी हूँ। सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही मेरे मन का अंधकार मिट गया है। जन्म मरण हमारी नियति है, इसीलिए सब लोग घूमे फिरे, जो खरीदारी करनी है करें,
किसी को अब और मायूस होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आज नया वर्ष है। इस नए वर्ष का स्वागत नई सोच से करें। मैं जिस तरह प्रतिदिन रहती आई हूँ वैसी ही रहूँगी। आपकी सीमा। 7 बजे के आसपास जब परिवार के सदस्य उठे और पत्र पढ़ा तो उनके मन में भी नया प्रकाश हुआ। कल तक जो सीमा को दोषी करार दे रहे थे, उसके परिपक्व विचार देख सबके सब नकारात्मक मार्ग से सकारात्मक मार्ग की ओर सोचने लगे। एक नई खुशी की लहर घर परिवार में फैल गई। ऐसी खुशी जो बिल्कुल नई तरह की थी। सबने देखा केसरी साड़ी पहने सजी धजी अम्मा बस स्टैंड की सीढ़ियों के पास बैठी थीं और एकटक सूर्य को देख रही थी। सब दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गए और उन्हें गले से लगाकर प्यार करने लगे। आज सूर्य की किरणें नई आभा बिखेर रही हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। मनोज ने अपने दोस्त रुपेश और उसकी पत्नी माया और उनकी बेटी रजनी के लिए उपयुक्त दुल्हा तलाशने में मदद करने हेतु अपने सहायक विवेक से मिलवाया। दोनों को सुदर्शन और विनम्र विवेक अच्छा लगा। वह रेलवे वर्कशॉप में सहायक इंजीनियर था। परिवार में सिवा माँ के और कोई ना था, जो एक जाने माने कॉलेज में पढ़ाती थी। राजनीति शास्त्र की प्रवक्ता रजनी की शादी के लिए पहली शर्त यही थी कि उसे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। स्वयं नौकरी करती सास को बहू की नौकरी से ऐतराज नहीं हो सकता था। यह सब सोचकर रुपेश ने मनोज से विवेक और उसकी माँ को रिश्ते के लिए अपने घर लाने को कहा। अगले रविवार को मनोज अपनी पत्नी चंदा, दोनों बच्चों सोनू पायल और विवेक व उसकी माँ कावेरी के साथ रुपेश के घर पहुँच गए। मामा, चाचा, मौसा और फूफा वगैरह सब हैं, लेकिन यूपी में हैं। हैदराबाद आने के बाद उनसे संपर्क नहीं रहा। या सच कहूँ तो पापा के रहते जिन रिश्तेदारों से हमारी सरकारी कोठी भरी रहती थी, पापा के जाते ही वह रिश्तेदार हम बेसहारा माँ बेटी से कन्नी काटने लगे थे। विवेक ने अन्य रिश्तेदारों के बारे में पूछने पर बताया। इसीलिए मैं माँ को लेकर हैदराबाद चला गया और यहाँ के परिवेश में हम एक दूसरे के साथ संतुष्ट हैं। विवेक की शादी हो जाए तो मेरा परिवार भरा पूरा हो जाएगा, कावेरी ने जोड़ा। आप रजनी को पसंद कर ले, वह भी जल्दी हो जाएगा, मनोज ने कहा। हम तो आपके बताए विवरण से ही रजनी को पसंद करके यहाँ आए हैं, लेकिन हम भी तो रजनी को पसंद आनी चाहिए ना। कावेरी हंसी। रजनी की पसंद पूछ कर ही आपको यहाँ आने की तकलीफ दी है, माया ने भी उसी अंदाज में कहा। हमारी बेटी की एक ही शर्त है कि आप उसे नौकरी छोड़ने को ना कहें। नहीं कहूँगी, लेकिन एक शर्त पर कि यह भी कभी मुझे नौकरी छोड़ने को नहीं कहेगी। फिर तो बात पक्की। मुँह मीठा करवाओ माया बहन। चंदा के कहने पर माया मिठाई ले आई। चाय नाश्ते के बाद मनोज ने कहा कि अब सगाई शादी की तारीखें भी तय कर लो। वह तो आप कब छुट्टी देंगे उस पर निर्भर करता है सर, विवेक बोला। इस पर भी कि वे स्वयं कब छुट्टी लेते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हें ही तो करना है। कावेरी रुपेश और माया की ओर मुड़ी। जिस तरह से उन्होंने यह शादी की बात चलाई है, उसी तरह से चंदा भाभी और मनोज भैया विवेक के अभिभावक बनकर बहू के गृह प्रवेश तक की सभी रस्में निभाएंगे। अब क्या करना है या कैसे करना है उनसे ही पूछिएगा। रहा लेन देन का सवाल तो मुझे बस आपकी बेटी चाहिए और अब इस विषय में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। कावेरी आराम से सोफे से पीठ लगाकर बैठ गई। पूछेंगे कैसे नहीं कावेरी जी, शादी में आने वाले रिश्तेदारों के बारे में बताना होगा ही ना, माया ने प्रतिवाद किया। शादी में रौनक तो उन लोगों के आने से ही आएगी। रौनक की फिक्र मत करिए, विवेक बोला। मेरे बहुत दोस्त और सहकर्मी हैं। ज़्यादा हंगामा चाहिए तो मम्मी के छात्र छात्राएं हैं। मेरे छात्र छात्राओं की क्या ज़रूरत है, कावेरी हंसी। रजनी के ननंद देवर है ना, पायल और सोनू, अपने दोस्त सहेलियों के साथ धूम मचाने को। शादी बहुत धूमधाम और हंसी खुशी से हो गई। रजनी विवेक के साथ बेहद खुश थी। कावेरी से भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। कोचिंग कक्षाएं तो सुबह शाम ही लगती हैं,
सो कावेरी सुबह से ही जाती थी और रजनी की कॉलेज जाने के बाद लौटती थी। दिन भर घर में रहती थी, सो नौकरानी से सब काम भी करवा लेती थी। रजनी को घर लौटने पर गरम चाय नाश्ता मिल जाता था। कुछ देर रजनी के बाद कावेरी फिर कॉलेज चली जाती थी और रजनी पूरी शाम विवेक के साथ जैसे चाहे बिता सकती थी। संक्षेप में, सास के संरक्षण का सुख बगैर किसी हस्तक्षेप या जिम्मेदारी के। 1 साल पलक झपकते गुजर गया। माँ बेटे में रात को ही बात होती थी, लेकिन कुछ रोज से रजनी को लग रहा था कि कावेरी कुछ असहज है। वह विवेक से अकेले में बात करने की कोशिश में रहती थी। रजनी के आते ही बड़ी सफाई से बात बदल लेती थी। रजनी ने यह बात अपनी माँ माया को बताई। विवेक के अलावा उस बेचारी का अपना सगा कोई और तो है ही नहीं जिससे कोई निजी सुख दुख या पुरानी यादें बांटे, तो खुद ही उन्हें अकेली छोड़ा कर। और विवेक से भी कभी मत पूछना कि माँ उससे क्या कह रही थी, माया ने समझाया। एक रात सबने खाना खत्म ही किया था कि बिजली चली गई। विवेक और कावेरी बाहर बरामदे में बैठे गए और रजनी मोमबत्ती की रोशनी में मेज साफ करके रसोई समेटने लगी। काम खत्म करके उसने बेख्याली में मोमबत्ती बुझा दी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बरामदे का रास्ता नजर आ रहा था। वह धीरे से उसी के सहारे आगे बढ़ गई। तभी उसे बरामदे से माँ बेटे की वार्तालाप सुनाई दी। विवेक कह रहा था, कितनी भी सिफारिश लगवा लूं रेलवे से तो भी 3 बेडरूम वाला घर नहीं मिल सकता। माँ, कई हजार रुपया किराया देकर बाहर ही लेना पड़ेगा। सोच रहा हूँ इतना किराया देने से बेहतर है अपना फ्लैट ही खरीद लें। गाड़ी के बजाय मकान के लिए ऋण ले लेता हूँ। उस सब में समय लगेगा विवेक। हमें तो 3 कमरों का घर जल्दी से जल्दी चाहिए। कावेरी के स्वर में चिंता थी। किराए की फिक्र मत करो, जितना भी होगा मैं देने को तैयार हूँ। तू बस इतना देख कि गेस्ट रूम तुम्हारे व मेरे कमरे से अलग हो। रजनी चौंक पड़ी। रेलवे की ओर से उन्हें 2 बेडरूम का कॉटेज नुमा घर मिला हुआ था। सामने छोटा सा लॉन था, पीछे गार्डन और ऊपर खुली छत भी थी। नौकरानी भी पास के बंगले के आउट हाउस में रहती थी, सो देर सवेर जब बुलाओ वहाँ आ जाती थी। यह सब छोड़कर किराए के आधुनिक दड़बे नुमा फ्लैट में जाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी। अपने 3 सदस्यों के परिवार के लिए तो यह घर काफ़ी है, तो फिर यहाँ कोई मेहमान आ रहा है, मगर कौन? हड़बड़ाओ मत माँ, बराबर वाले घर में विधुर तिवारी जी बेटे के साथ रहते हैं और बेटा अगले महीने विदेश जा रहा है। वे खुशी से हमें एक कमरा दे देंगे। आप अब इस बारे में ना तो फिक्र करो ना ही बात, विवेक ने कहा और पुकारा। तुम अंधेरे और गर्मी में अंदर क्या कर रही हो रजनी? हाँ बेटी, यहाँ आकर बैठ, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, कावेरी भी बोली। इसका मतलब था कि माँ ने भी बात खत्म कर दी है। अब पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बताएगा, और वैसे भी विवेक ने फिलहाल तो मकान बदलना टाल ही दिया था। जयपुर में होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजनी की कॉलेज की टीम चुनी गई थी। अपने समय में रजनी भी राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी थी और अभी भी छात्राओं के साथ अक्सर बैडमिंटन खेलती थी। प्रिंसिपल और छात्राएं चाहती थी कि रजनी भी टीम के साथ जयपुर जाए। रजनी ने विवेक और कावेरी से पूछा। दोनों ने सहर्ष अनुमति दे दी। लौटने वाले रोज उन सब की ट्रेन रात की थी। लड़कियां जयपुर घूमना और खरीदारी करना चाहती थीं। आयोजकों ने उनके लिए एक प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था कर दी थी। ड्राइवर जीवन अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने बड़ी अच्छी तरह से लड़कियों को दर्शनीय स्थल दिखाए। दिन भर घूमने के बाद रजनी थक सी गई, सो रोड पहुंचने पर उसने कहा कि वह शॉपिंग के बजाय गाड़ी में आराम करना चाहेगी। इतनी गर्मी में हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे मैडम, लड़कियों ने कहा। मैं हूं ना मैडम के पास, गाड़ी में एसी भी चलता रहेगा, जीवन ने कहा। आप लोग इत्मीनान से जाकर खरीदारी कर लो। धन्यवाद भैया जी, नाम और बोलचाल से तो आप उत्तर भारत के लगते हैं, यहाँ कैसे आ गए? रजनी ने पूछा। जीवन ने आह भरी। अब क्या बताएं मैडम, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि रोजी रोटी के लिए घर से दूर आना पड़ गया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अपने घर में सभी पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी में हैं। हमें न पढ़ना पसंद था न नौकरी करना। गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, सो बाबूजी ने हमें टैक्सी दिलवा दी। हम भी सबके मुकाबले कमा खा रहे थे कि
हमारे बड़के भैया ने गड़बड़ कर दी। वे थे तो सरकारी अफसर, मगर सबाब और शराब के शौकीन। एक रोज़ नशे की हालत में जुर्म कर दिया और पकड़े गए और 7 साल की जेल हो गई। परिवार की इतनी बदनामी हुई कि लोग मेरी टैक्सी में बैठने से भी डरने लगे। टैक्सी का धंधा तो शहर के होटल और अन्य संस्थानों से जुड़ने पर ही चलता है, सो उनके नकारे जाने पर यहाँ आ गया। मुझे ही नहीं, भाभी और उनके बेटे को भी अपना शहर छोड़कर दूर जाना पड़ा। रजनी की दिलचस्पी थोड़ी बढ़ी। दूर कहाँ? हैदराबाद। वहाँ रेलवे में इंजीनियर है हमारा भतीजा, लेकिन हमारे ताल्लुकात नहीं हैं अब उनसे। उसने मायूसी से कहा। ऐसा क्यों? परिवार वाले उनसे कन्नी काटने लगे हैं। माँ बेटे खुददार थे, सो सबसे दूर चले गए। अब तो भैया की सज़ा की अवधि भी ख़त्म होने वाली है, तब शायद वे लोग झांसी आए। तभी लड़कियां शॉपिंग करके आ गई और ड्राइवर चुप हो गया। रजनी ने जितना भी सुना था उससे साफ जाहिर था कि वह किसकी बात कर रहा था। क्यों कावेरी बड़ा मकान लेने के लिए व्याकुल थी। पति को न नकारना चाहती थी, न ही उसके साथ रहना। विवेक सदा की तरह माँ की भावनाओं का ध्यान रख रहा था, लेकिन रजनी की भावनाओं का क्या? परिवार का यह कलुषित सत्य तो उन्हें शादी से पहले ही बताना चाहिए था। शादी के बाद भी यह कहने वाला विवेक कि पति पत्नी तो एक दूसरे के लिए खुली किताब होते हैं, कितना बड़ा झूठा था। झूठ की नींव पर टिकी शादी कितने रोज टिक सकेगी? माँ बेटे के व्यवहार से तो लग रहा था कि वे उस व्यक्ति को स्वीकार करने ही वाले थे, भले ही दूर रखे। देर सवेर तो उससे भी वास्ता पड़ेगा ही। सिरदर्द के बहाने वह पूरे रास्ते चुप रहे, फिर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खैर, किसी तरह लंबा सफ़र तय करके घर पहुंची। शुक्र है तुम आ गई, जिया ही नहीं जा रहा था तुम्हारे बगैर, विवेक ने कहा। अब तो मेरे बगैर ही जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। रजनी ने अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए कहा। मगर क्यों? जयपुर में पुराना प्रेमी मिल गया क्या? विवेक ने चुहल की। प्रेमी तो नहीं, हाँ चचिया ससुर जीवन जरूर मिले थे। मैंने तो तुम्हें अपने जीवन के मुख प्रेम के बारे में भी बता दिया था, जिसका ताना तुमने मुझे अभी दिया है। लेकिन तुमने और माँ ने अपने परिवार के उस घिनौने सच को छिपाया हुआ है, जिसके लिए अपनों से मुंह छिपाकर तुम यहाँ रह रहे हो। झूठ की बुनियाद पर टिकी शादी का कोई भविष्य नहीं होता है विवेक। इससे पहले कि वह भरभरा कर गिरे, मैं स्वयं ही यह रिश्ता ख़त्म कर देती हूँ। तुरंत तलाक लेने के लिए सच्चाई छिपाने का आरोप काफ़ी है। वैसे तो तुम्हें सज़ा भी दिलवा सकती हूँ, लेकिन अगर चुपचाप तलाक दे दोगे तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रजनी ने सूटकेस में सामान भरते हुए कहा। विवेक हतप्रभ हो गया था, फिर भी संयम स्वर में बोला। तुमने जो सुना वह सच है, लेकिन जो झूठ की बुनियाद वाली बात कही है वह सही नहीं है। इस शहर में किसी ने भी कभी भी हमसे पापा के बारे में नहीं पूछा, तो हम स्वयं आगे बढ़कर क्यों बता दें? तुमने देखा होगा शादी के मंडप में दिवंगत माता पिता की तस्वीर रखी जाती है, मगर हमने तो नहीं रखी, न किसी ने रखने को कहा। तुमने भी तो कभी नहीं पूछा कि घर में पापा की कोई तस्वीर क्यों नहीं है, या कभी उनके बारे में कोई और बात पूछी हो। मैंने और माँ ने यह फैसला किया था कि हम स्वयं पापा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मगर पूछने पर कुछ छिपाएंगे भी नहीं। अब किसी ने कुछ नहीं पूछा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? एक बात और, माँ विधवा की तरह नहीं रहती, सादे मगर रंगीन कपड़े पहनती है और थोड़े बहुत जेवर भी, लेकिन सिंदूर या बिंदी तो नहीं लगाती। रजनी को पूछने के लिए यही मिला। तुम लगाती हो? तुम्हारी मम्मी या चंदा आंटी? विवेक ने पूछा। कितनी सुहागिनें मांग भरती हैं या पाँव में बिछिया पहनती हैं आजकल। हमने सच को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया रजनी। अच्छा, और यह जो मुझे बगैर बताए लोन लेकर बड़ा मकान बनाने की योजना बना रहे हो, उसे क्या कहोगे? रजनी ने व्यंग से पूछा। योजना ही है, लिया तो नहीं। पापा के यहाँ आने का पक्का होने पर तुम्हें सब बताने की सोची थी, क्योंकि पापा यहाँ आएंगे। यह अभी पक्का नहीं है, वे बदल चुके हैं और केरल से कोई सज्जन जेल में प्रवचन देने आते हैं और पापा अपना शेष जीवन उनके आश्रम में बिताना चाहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? रजनी ने उसकी बात काटी। क्योंकि मैं बगैर माँ को बताए सरकारी काम का बहाना बनाकर पापा से मिलने झांसी जेल में जाता रहता हूँ।
अदालत की पेशी के दौरान मैंने पापा की आंखों में पश्चाताप देखा था, सो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन माँ पर मैंने अपनी मनसा नहीं थोपी और ना ही अभी से उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि पापा यहाँ नहीं रहेंगे। रिहाई की रोज़ माँ मेरे साथ उन्हें जेल से लेने जाएंगी। तब कह नहीं सकता कि दोनों की क्या प्रतिक्रिया होगी। पापा को घर लाना चाहेंगी या स्वयं उनके साथ त्रिचूर जाना, या पापा को अपने रास्ते जाने देना और स्वयं जिस रास्ते पर चल रही हैं उसी पर चलते रहना। मेरा यह मानना है रजनी कि जिसको जो उचित लगता है वही करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और उसमें टांग अड़ाने का मुझे कोई हक नहीं। यानी तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? रजनी ने शरारत से पूछा। बशर्ते कि तुम यह सिद्ध करो कि तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। वह तो सिद्ध नहीं कर सकती, रजनी ने कपड़े अलमारी में वापस रखते हुए कहा, क्योंकि झूठ तो तुमने कभी बोला ही नहीं। बगैर कभी कुछ पूछे मैं ही अपनी सोच को झूठ समझती रही। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।